काव्या शर्मा के हाथ आज जरा भी नहीं रुक रहे थे। सुबह से ही वो विशाल शर्मा विला को दुल्हन की तरह सजाने में व्यस्त थी। उसकी बड़ी बहन पूजा की शादी आज देश के सबसे बड़े कारोबारी आदित्य राठौड़ से होने वाली थी। हर कोना गुलाबों और चमेली की खुशबू से महक रहा था। काव्या, जरा देखो, ये झालर थोड़ी टेढ़ी है। आदित्य राठौड़ की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसकी ताईजी मीनाक्षी मल्होत्रा ने अपनी तीखी आवाज में कहा, जो काव्या के ताऊजी महेश मल्होत्रा की पत्नी थी। काव्या ने तुरंत जाकर झालर सीधी की। वो 19 साल की थी, नाजुक और मासूम, बिल्कुल उन कागजी फूलों की तरह जिन्हें वो सजा रही थी। उसका जीवन हमेशा दूसरों की जरूरतों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा था। वो अपनी माँ यशोदा, जो घर में एक साधारण नौकरानी का काम करती थी क्योंकि उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, के साथ घर के एक छोटे से कोने में रहती थी, जबकि ताऊजी और ताईजी का घर बाकी हिस्सों पर राज था। तुम्हारी बहन की किस्मत देखो, साक्षात कुबेर का खजाना है ये आदित्य राठौड़। पैसे से लेकर पावर तक सब कुछ है उसके पास। ताईजी ने गर्व से कहा, जबकि काव्या बस मुस्कुरा दी। उसे पैसे और पावर से कोई लगाव नहीं था। उसे बस अपनी बहन के लिए खुशी चाहिए थी। लेकिन तभी दिन का शोर अचानक एक भयानक चुप्पी में बदल गया। दोपहर का समय था। काव्या पूजा को उसके कमरे में तैयार करने गई। उसने दरवाजा खोला और ठिठक गई। कमरा, जहां महंगे लहंगे और गहनों को चमकना था, पूरी तरह से वीरान था। दुल्हन का लाल जोड़ा बिस्तर पर ऐसे पड़ा था मानो किसी ने उसे जल्दबाजी में फेंक दिया हो। एक खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और जमीन पर एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। काव्या ने डरते हुए कागज उठाया। ये पूजा की हैंडराइटिंग थी। मुझे माफ करना काव्या, मैं आदित्य राठौड़ से शादी नहीं कर सकती। मैं उसे जानती भी नहीं हूँ और वो मुझे डरावना लगता है। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है और मैं उसके साथ जा रही हूँ। मुझे पता है मैं सबको निराश कर रही हूँ, पर मैं अपनी खुशी के लिए भाग रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पूजा। काव्या के हाथों से कागज छूट गया। उसका सर घूमने लगा। पूजा भाग गई, उस आदमी से शादी करने से ठीक पहले भाग गई जिसके नाम से पूरी मुंबई कांपती है। वो रोते हुए ताऊजी के पास भागी। ताऊजी, ताऊजी, पूजा दीदी भाग गई हैं। महेश मल्होत्रा ने कागज पढ़ते ही अपना माथा पकड़ लिया। उनके चेहरे पर डर का एक काला सा छाया सा छा गया। ये क्या कर दिया? ये लड़की हमें बर्बाद कर देगी। उसने मेरी 1 हफ्ते पहले की डील का 50% एडवांस दिया है। वो सिर्फ शादी होने पर ही बाकी का भुगतान करेगा। अगर शादी नहीं हुई तो वो केवल पैसे वापस नहीं लेगा, बल्कि हमारे बिजनेस को हमेशा के लिए दफन कर देगा। मीनाक्षी ने चारों ओर देखा और अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी काव्या पर पड़ी, जिसने अभी तक कुछ नहीं खाया था और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मिल गया रास्ता, मीनाक्षी ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। काव्या। काव्या ने मासूमियत से उनकी ओर देखा। हम किसी को नहीं बताएंगे कि दुल्हन बदल गई है। सिर्फ इस रात के लिए तुम पूजा बनोगी काव्या। एक बार शादी हो जाए फिर देखा जाएगा। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं ताईजी, मैं ये नहीं कर सकती। वो आदमी। चुप रहो, महेश जी चिल्लाए। तुम्हारी बहन की मूर्खता के कारण आज हमारी इज्जत और ये विला दांव पर है। तुम चुपचाप उसकी जगह लोगी। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया जाएगा और मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई रोक दूंगा। तुम्हारी जिंदगी की डोर अब हमारे हाथ में है। काव्या को अपनी माँ यशोदा का चेहरा याद आया, जो एक कोने में डरी हुई बैठी थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जिस नर्क से उसकी बहन भाग गई थी, अब उसे उसी नर्क में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कुछ ही देर में काव्या को दुल्हन के लाल जोड़े में लपेटा गया। एक भारी घूंघट उसके चेहरे को छिपा रहा था। ताईजी ने उसे मंडप की ओर धकेल दिया। मंडप के बीचों बीच आदित्य राठौड़ बैठा था। 28 साल का, लंबा, गठीला शरीर और आंखों में गहरी क्रूरता। उसने काले रंग की शेरवानी पहनी थी। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। वो बस अपनी घड़ी देख रहा था। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था और ये दुल्हन उसे इंतजार करवा रही थी। उसके दादाजी कल्याण सिंह ने उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन आदित्य के चेहरे की लकीरें तनी हुई थी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसे लग रहा था जैसे वो आग की ओर जा रही हो। 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ काव्या को लगा कि वो अपनी आज़ादी को हमेशा के लिए खो रही है। अग्नि को साक्षी मानकर आदित्य ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया। उसके स्पर्श में कोई कोमलता नहीं थी। वो सिर्फ एक कर्तव्य पूरा कर रहा था। शादी पूरी हुई।
काव्या अब मिसेज आदित्य राठौड़ बन चुकी थी, एक ऐसी पहचान जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। रात के 11 बजे थे। काव्या, जो अब पूरी तरह से थकी हुई और डरी हुई थी, को आदित्य के कमरे में लाया गया। उसे बिस्तर पर बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला, आदित्य अंदर आया। उसके चेहरे पर नफरत और थकावट का भाव था। वो सीधा काव्या की ओर आया। काव्या डर से कांप उठी। आदित्य ने बिना कोई शब्द कहे एक झटके में काव्या का घूंघट खींचकर हटा दिया। उसकी आंखें, जो अब तक कठोर थीं, अचानक ठिठक गईं। उसने काव्या के छोटे मासूम चेहरे को देखा। ये चेहरा वो नहीं था जिसे उसने कुछ महीने पहले पूजा शर्मा के रूप में देखा था। आदित्य के चेहरे पर क्रोध का उबाल आया। उसका गला, नसें तन गईं। तुम कौन हो? उसकी आवाज एक क्रूर ठंडी दहाड़ थी। काव्या, जो डर से अपने आंसू रोक रही थी, धीरे से फुसफुसाई, मैं काव्या हूँ, पूजा की छोटी बहन। आदित्य ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर की आग को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसने टेबल पर रखे फूलदान को जोर से जमीन पर फेंक दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी घटिया फैमिली ने मेरे साथ धोखा किया? वो उसके सामने झुका, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरी मर्जी के बिना मेरी जिंदगी में आने की हिम्मत की है काव्या शर्मा। ये शादी एक धोखा है। तुम्हारी बहन भाग गई और तुम्हारी फैमिली ने अपना सम्मान बचाने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। उसने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली, एक ब्लैंक चेक फाड़ा और काव्या के पैरों पर फेंक दिया। ये शादी कभी पूरी नहीं होगी। तुम मेरे घर में सिर्फ एक कैदी हो। मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत अदा करूंगा, जितनी तुम चाहो, लेकिन ये बात जान लो। वो उसके और करीब आया। उसकी सांसें काव्या को महसूस हो रही थीं। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अनचाहा बोझ हो, और जब तक मैं तुम्हारे परिवार को इस धोखे की कीमत नहीं चुकाता, तब तक तुम इस सोने के पिंजरे में कैद रहोगी। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल दर्द से भर गया था। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी एक नर्क बन चुकी है। आदित्य कमरे से बाहर निकल गया और काव्या टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पास अकेली रोती रह गई। अगली सुबह काव्या की आंखें सूजी हुई थीं और सिर भारी था। वो विशाल कमरे में अकेली थी, जो किसी 5 स्टार होटल के सूट जैसा था, पर उसे जेल जैसा लग रहा था। कल रात का अपमान उसे बार बार याद आ रहा था। उसके पैरों पर पड़ा ब्लैंक चेक, आदित्य के क्रूर शब्द, सब एक बुरे सपने जैसा था। उसने खुद को आईने में देखा। वो अब मिसेज आदित्य राठौर थी, लेकिन उसके पास एक नौकरानी की बेटी होने के अलावा और कोई पहचान नहीं थी। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। एक साफ सुथरी मध्यम आयु की महिला, जिसका नाम सुलेखा था, अंदर आईं। वो घर की मुख्य हाउसकीपर थीं। मेम साहब, उठ गईं आप? आपकी सास श्रीमती रजनी राठौर, आदित्य की माँ, जो बीमार रहती हैं या कम दिखती हैं, ने आपसे नाश्ते पर मिलने को कहा है। और सुलेखा ने आवाज़ धीमी की, और सर, कुछ नियम हैं जो आपको समझने होंगे। काव्या ने डरते हुए सिर हिलाया। नियम? नाश्ते की मेज़ पर आदित्य मौजूद नहीं था। सिर्फ उसके दादाजी कल्याण सिंह राठौड़, जो बेहद शांत और गंभीर व्यक्ति थे, और आदित्य की माँ रजनी राठौड़ मौजूद थीं। कल्याण सिंह ने काव्या को सिर से पैर तक देखा। उनकी आंखों में संदेह था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रजनी राठौड़ ने काव्या के हाथ को प्यार से छुआ। तुम बहुत प्यारी हो बेटा। मुझे पता है ये शादी अचानक हुई, लेकिन तुम अब इस घर की इज्जत हो। ये सुनकर काव्या को थोड़ी राहत मिली। तभी सुलेखा ने मेज़ पर एक मुड़ा हुआ कागज़ रख दिया। ये सर के नियम हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। काव्या ने कागज़ खोला। आदित्य की साफ हैंडराइटिंग में 10 कठोर नियम लिखे थे। आपका कमरा और गार्डन का पूर्वी हिस्सा ही आपकी सीमा है। मेरे बिजनेस विंग में प्रवेश सख्त मना है। बाहर आप मेरी पत्नी हैं, घर के अंदर आप मेरी कोई नहीं हैं। मुझे छूने या मेरे बेडरूम में आने की कोशिश न करें। आप मेरे व्यापार, मेरे अतीत या मेरी बहन की मौत के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगी। ये शादी सिर्फ एक समझौता है। आपका फ़ोन केवल रात 9 बजे से 10 बजे तक चालू रहेगा। मेरी गैर मौजूदगी में आप दादाजी और माँ की आज्ञा का पालन करेंगी। हमेशा इस घर की बहू की तरह सलीके से रहें। नियम पढ़कर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो एक जीती जागती रोबोट बन गई थी, जिसे केवल आदित्य की सनक के हिसाब से चलना था। अगले कुछ दिन काव्या के लिए बेहद मुश्किल थे। वो सुबह जल्दी उठती, पूजा पाठ करती, फिर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। उसे हर तरह की सुविधा थी, नौकर, बढ़िया खाना, डिज़ाइनर कपड़े, पर उसे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी। ये सचमुच एक सोने का पिंजरा था। एक दोपहर जब वो अकेले लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी आदित्य अंदर आया।
उसके साथ उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर दीक्षांत आर्य था। दीक्षांत, इस डील के कागजात देखो, मुझे ये काम कल से पहले चाहिए। आदित्य की आवाज़ एकदम शांत और आधिकारिक थी। उसने काव्या को नज़रअंदाज किया, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। दीक्षांत ने काव्या को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के क्रूर चेहरे को देखकर वो रुक गया। आदित्य, मुझे माफ़ करना, पर मैंने कल तुम्हारी नई पत्नी को देखा। वो बहुत मासूम दिखती है। तुम उसके साथ। ये मेरे और उसके बीच का मामला है दीक्षांत। आदित्य ने आवाज़ ऊंची किए बिना पर ऐसी नफरत से कहा कि दीक्षांत तुरंत चुप हो गया। काव्या उस अपमान से सिकुड़ गई। आदित्य ने उसे एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी में कोई महत्व नहीं दिया था। उसके जाने के बाद काव्या लाइब्रेरी की किताबों को देखने लगी। उसकी नज़र एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी, जो बाकियों से अलग थी। ये थी द आर्ट ऑफ वॉर। किताब उठाते ही उसके अंदर से एक छोटा पुराना फोटो नीचे गिरा। फोटो में दो बच्चे थे, एक छोटा आदित्य जो गंभीर दिख रहा था और एक छोटी लड़की, उसकी बहन। लेकिन उसके पीछे आदित्य की माँ ने एक नोट लिखा था, मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है। ये देखकर काव्या का दिल पसीज गया। उसे एहसास हुआ कि शायद आदित्य हमेशा से ऐसा नहीं था। किसी चीज़ ने उसे इतना क्रूर और भावहीन बना दिया था। उसी रात काव्या को प्यास लगी और वो नीचे पानी पीने आई। उसने देखा कि डाइनिंग हॉल से रोशनी आ रही है। उसने दबे पांव झांका। आदित्य अकेला बैठा था। उसके सामने शराब का एक ग्लास था और वो कुछ कागजात देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी का गहरा भाव था। आदित्य ने कागजों में से एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर निकाली। काव्या ने पहचानने की कोशिश की। ये उसकी बहन पूजा की तस्वीर नहीं थी, ये कोई और था, एक बहुत प्यारी दिखने वाली महिला। आदित्य ने उस तस्वीर को पकड़ा और उसकी आंखों में पहली बार काव्या ने सच्चा गहरा दर्द देखा। वो दर्द जो नफरत से नहीं बल्कि हानि से भरा था। अचानक आदित्य ने तस्वीर को मुट्ठी में भींच लिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा विक्रांत। तुमने उससे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर काव्या को पहली बार समझ आया कि आदित्य का गुस्सा सिर्फ पूजा के भागने पर नहीं था, बल्कि किसी गहरे बदले से जुड़ा था। उसकी बहन की मौत, क्या इसका कोई संबंध था? तभी आदित्य का ध्यान दरवाजे पर गया। काव्या छिपने से पहले ही पकड़ा गई। आदित्य की आंखें शराब और गुस्से से लाल थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने ठंडा सवाल किया। काव्या डर से कांप गई। मैं पानी लेने आई थी सर। आदित्य अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से काव्या का डर बढ़ रहा था। तुमने नियम तोड़ा है मिसेस शर्मा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तुम भूल गईं कि तुम इस घर में क्यों हो? तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। उसने काव्या की बांह पकड़ी। तुम बहुत मासूम दिखती हो। क्या तुम वाकई इतनी भोली हो या ये सिर्फ तुम्हारे परिवार का एक और ड्रामा है? मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। काव्या के आंसू बहने लगे। आदित्य को अचानक उसके आंसू देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो किसी बेजान गुड़िया को नहीं बल्कि एक डरी हुई इंसान को दर्द दे रहा है। उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की और उसे धकेल दिया। अपने कमरे में वापस जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने ये आंसू का नाटक मत करना। और हाँ, मेरी जिंदगी या मेरे अतीत में झांकने की कोशिश मत करना, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। काव्या भागकर अपने कमरे में गई, लेकिन इस बार उसके मन में डर के साथ साथ एक सवाल भी था। ये विक्रांत कौन है और आदित्य की बहन की मौत का बदला क्या है? क्या पूजा का भागना भी इस खेल का हिस्सा था? वो अपने सोने के पिंजरे में अकेली थी और अब उसे पता चला कि इस पिंजरे की दीवारें सिर्फ सोने की नहीं बल्कि बदले की आग से बनी हैं। अगले दिन आदित्य सुबह जल्दी उठा। पिछली रात की शराब और काव्या की डरी हुई आंखें उसे अब तक परेशान कर रही थी। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने पर इतना केंद्रित था कि उसने भावनात्मक रूप से जीना ही छोड़ दिया था। नाश्ते की मेज पर काव्या पहले से ही मौजूद थी। उसने एक साधारण हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। आदित्य ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार काव्या के चेहरे पर जा रही थी। वो किसी चमक धमक वाली सुंदरता से परे एक अत्यंत निर्मल और प्राकृतिक सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी आंखें बड़ी बादाम के आकार की थीं, जिनमें गहरा भूरा रंग था। ये आंखें किसी भी बात को छिपा नहीं पाती थी। हर दर्द, हर डर और उसकी हर मासूमियत उनमें साफ झलकती थी। वे अक्सर थोड़ी भीगी रहती थी, जैसे मोती की ओस की परत हो। उसकी त्वचा चंदन सी गोरी और बेदाग थी। उसका चेहरा एक कोमल रेखाओं से बना था। छोटी प्यारी नाक और गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, जो ज्यादातर डर या चिंता के कारण हल्के से कांपते रहते थे।
माथे पर छोटी सी बिंदी उसकी सादगी को और बढ़ा रही थी। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी मासूमियत थी। वो बिल्कुल एक अनपॉलिश्ड हीरे जैसी थी, शुद्ध, निस्वार्थ और दुनिया की क्रूरता से अनजान। वो नज़रों को झुकाकर बैठती थी जैसे डरती हो कि कहीं उसकी नज़र किसी को नाराज़ न कर दे। आदित्य, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और शातिर महिलाओं से मिल चुका था, इस सादगी से हिल गया। उसकी पत्नी पूजा बेहद ग्लैमरस थी, लेकिन ये लड़की, ये अलग थी। ये उसे शांति का एहसास कराती थी, जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था। नाश्ते के दौरान आदित्य को अपने दादाजी कल्याण सिंह से बात करनी थी। काव्या चुपचाप किनारे बैठी थी। अचानक काव्या से पानी का गिलास टकरा गया। पानी छलककर मेज पर और आदित्य की महंगी जैकेट पर गिर गया। काव्या डर से कांप गई। मुझे माफ कर दीजिए सर, ये मुझसे गलती से। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, आदित्य ने मेज से अपना नैपकिन उठाया और जोर से मेज पर फेंक दिया। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। तुम हमेशा कोई ना कोई ड्रामा क्यों करती हो? क्या तुम जानबूझकर मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहती हो या ये तुम्हारी आदत है? उसने लगभग दहाड़ते हुए कहा। काव्या की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। वो खड़ी हुई, अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश में, लेकिन घबराहट में उसका हाथ ट्रे से टकरा गया, जिससे चीनी का प्याला भी जमीन पर गिर गया। आदित्य ने क्रोध में आगे बढ़कर काव्या की बाह को कसकर पकड़ लिया। अब बस करो, मैं। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसकी कोमल बाह को छुआ, आदित्य चौंक गया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी, जो बता रही थी कि वो कितनी डरी हुई है। उसके हाथ का स्पर्श, हमेशा आग जैसा महसूस करने वाले आदित्य को एक अजीब सी ठंडक और नरमी का एहसास करा गया। काव्या ने डर से आंखें बंद कर ली। वो सोच रही थी कि अब आदित्य क्या करेगा। आदित्य की उंगलियों ने अनजाने में उसकी बाह पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसका ध्यान अब उसके क्रोध पर नहीं, बल्कि उस अनचाहे स्पर्श पर था। उसने अपनी पकड़ तोड़ी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसकी उंगलियां काव्या की बाह पर लुकी रहीं। ये क्षण एक असहज चुप्पी का था। पहली बार काव्या ने महसूस किया कि आदित्य का स्पर्श केवल नफरत या क्रोध का नहीं था। उसमें एक अनजानी गर्माहट थी, एक क्षणिक हिचकिचाहट। साफ करो इसे, और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं सुननी है। आदित्य ने अपनी आवाज को स्थिर किया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा कम, अजीब उलझन ज्यादा थी। वो अपनी जैकेट उतारकर बिना नाश्ता किए वहां से चला गया। उसी शाम काव्या अपने कमरे में थी। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने तय किया कि वो आदित्य के अतीत को जानने की कोशिश करेगी। अगर उसे पता चल गया कि आदित्य इतना कठोर क्यों है, तो शायद वो उसके गुस्से को झेल पाएगी। उसे याद आया कि उसने लाइब्रेरी में आदित्य की पुरानी वॉर किताब देखी थी। वो लाइब्रेरी में गई, किसी ने उसे नहीं देखा। उसने किताब उठाई और उसके पीछे जो राज था, उसे खोजने लगी। किताब के पन्नों के बीच एक गहरी लाल रंग की डायरी छुपाई गई थी। डायरी काव्या के हाथों में ठंडी महसूस हुई। ये आदित्य की थी। उसने डायरी खोली। अंदर केवल तारीखें और कुछ दर्द भरे वाक्य लिखे थे। तारीख 12 मार्च। वो चली गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म। तारीख 20 अप्रैल। बदला, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। विक्रांत ने मेरी दुनिया तबाह कर दी। तारीख 10 जून। मेरा दिल मर चुका है, अब मैं सिर्फ एक राक्षस हूँ। काव्या को पता चल गया कि आदित्य का दिल कितना गहरा घाव लिए बैठा है। उसकी बहन अनन्या एक दुर्घटना में नहीं, बल्कि विक्रांत नाम के किसी व्यक्ति के धोखे के कारण मारी गई थी। आदित्य ने खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्यारी बहन का बदला लेने के लिए ये क्रूरता ओढ़ रखी थी। देर रात को काव्या डायरी को वापस उसकी जगह रखने गई। उसने देखा कि आदित्य अपने दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा है, जो जरा सा खुला था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे परवाह नहीं है, विक्रांत को जल्द से जल्द मार्केट से हटाओ। मुझे उसकी हर डील की खबर चाहिए। अब वो मेरी पत्नी के करीब आने की हिम्मत कर रहा है। नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है, वो सिर्फ एक मोहरा है। मोहरा। आदित्य ने फोन पटक दिया और गुस्से में अपने बाल सहलाने लगा। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी मुट्ठी को मेज पर मारा। काव्या को डर लगा, लेकिन वो वापस नहीं जा सकी। तभी आदित्य ने अचानक अपना सर ऊपर उठाया और उसकी नज़र काव्या पर पड़ी। काव्या घबरा गई। उसने डायरी को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। तुम फिर यहाँ हो? आदित्य धीरे से बोला। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक थकान थी। वो खड़ा हुआ और काव्या की ओर चला। काव्या डर और बेचैनी से पीछे हटने लगी। वो दीवार से लग गई। आदित्य उसके बहुत करीब आ गया।
इतना करीब कि काव्या को उसके महंगे इत्र की खुशबू महसूस हुई। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थी। वो डर से कांप रही थी। आदित्य की गर्म सांसें उसके माथे पर पड़ रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से उसकी नज़दीकी के प्रति संवेदनशील हो गया था। ये डर था, लेकिन कहीं न कहीं ये एहसास भी था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी इच्छा शक्ति से लड़ रहा था। काव्या का करीब होना, उसकी मासूम भीगी आंखें देखना, ये सब उसके अंदर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा जैसे उसने वर्षों से सांस नहीं ली है। काव्या की खुशबू, शायद उसके शैम्पू या सादगी की, उसे बेचैन कर रही थी। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उसे काव्या के चेहरे के बेहद करीब ले आया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने काव्या के गुलाब जैसे गाल पर अपनी उंगली रखी। ये एक क्षणिक बिजली के झटके जैसा स्पर्श था, ठंड और आग का मिलन। काव्या ने एक धीमी सिसकी ली। आदित्य ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, जैसे उसने किसी गर्म कोयले को छू लिया हो। ये कमरा बिजनेस विंग में है। मैंने तुम्हें नियम बताए थे। दोबारा ये नियम मत तोड़ना। वो तेजी से वहां से निकल गया। काव्या को लगा कि वो अभी भी दीवार से चिपकी हुई है। उसका गाल गर्म था। उसे पता था कि ये स्पर्श नफरत का नहीं था, ये था टूटते हुए कवच का स्पर्श। आदित्य अपनी क्रूरता के बावजूद उसकी मासूमियत से सम्मोहित हो रहा था। राठौड़ मैंशन के बाहरी गेट पर आदित्य की सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती थी, लेकिन उसके व्यापार की दुनिया में दुश्मन हमेशा छाया बनकर रहते थे। एक शाम काव्या अपनी सास रजनी राठौड़ के साथ घर के पीछे बने शांत गार्डन में चाय पी रही थी। रजनी राठौड़ ने काव्या के सादेपन को पसंद करना शुरू कर दिया था। तुम बहुत शांत स्वभाव की हो काव्या, आदित्य के जीवन में शांति की सख्त जरूरत है, रजनी ने प्यार से कहा। तभी गार्डन में एक लिफाफा हवा में तैरता हुआ आया और काव्या के पैरों के पास गिरा। ये स्पष्ट रूप से किसी ने बाहर से फेंका था। काव्या ने डरते हुए लिफाफा उठाया। उस पर कोई पता नहीं था। अंदर एक छोटा मुड़ा हुआ कागज था जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, पूजा भाग गई पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काव्या, तुम अब मरोगी, आदित्य की सबसे बड़ी कमजोरी। आखिर में लिखा था विक्रांत। काव्या का दिल जोर से धड़क उठा। विक्रांत, वही नाम जो आदित्य ने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए फुसफुसाया था। ये आदमी अब उसकी जान को खतरा पहुंचा रहा था। उसने जल्दी से उस कागज को छिपा लिया। ये नहीं चाहती थी कि रजनी राठौर परेशान हो। काव्या को महसूस हुआ कि ये महल सिर्फ सोने का पिंजरा नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है। अगले दिन रजनी राठौर को मंदिर की पूजा के लिए पास के बाजार से कुछ विशेष सामग्री खरीदनी थी। काव्या ने जाने की जिम्मेदारी ली, ये सोचकर कि थोड़ी देर के लिए इस घुटन भरे महल से बाहर निकलना अच्छा होगा। आदित्य सुबह ही बिजनेस मीटिंग के लिए निकल चुका था। काव्या सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक सामान्य कार में बाजार पहुंची। उसने चेहरे पर एक हल्का दुपट्टा रखा हुआ था। बाजार में बहुत भीड़ थी। वो सामग्री लेने के लिए एक छोटी दुकान के अंदर गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा कि एक लंबी सांवली पर बेहद आकर्षक कदकाठी का आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकारी वाली चमक थी। उस आदमी ने एक कृत्रिम मुस्कान के साथ काव्या के करीब आने की कोशिश की। तुम काव्या हो ना, शर्मा परिवार की मासूम बेटी, जो अब राठौड़ परिवार की बहू बन गई है? मुझे तुम पर तरस आता है। काव्या तुरंत पहचान गई, ये आदमी जरूर विक्रांत होगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, काव्या ने आवाज में डर छिपाते हुए कहा और तेजी से मुड़ी। अरे, इतनी जल्दी क्या है? विक्रांत ने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। तुम्हारी बहन पूजा ने एक बार मेरी बात मानी थी, तुम भी मेरी बात मानोगी। आदित्य को बर्बाद करने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। काव्या ने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर भागी। विक्रांत ने एक तीखी मुस्कान दी और भीड़ में गायब हो गया। काव्या का शरीर पसीने से भीग गया था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी खतरे में है। शाम को काव्या घर लौटी। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि उसे ये बात आदित्य को बतानी चाहिए, लेकिन वो डरती थी कि वो उस पर नाटक करने का आरोप लगाएगा। रात 10 बजे आदित्य अपने दफ्तर से वापस आया। वो थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह क्रूरता थी। वो सीधे काव्या के कमरे में आया। काव्या बैठी हुई थी, डर से कांप रही थी। तुम बाजार गई थी? आदित्य ने बिना किसी भावना के पूछा। काव्या चौंक गई। हाँ, माँ के लिए कुछ सामान लेना था।
तुम्हें पता है कि मेरी इजाजत के बिना तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम भूल जाती हो कि तुम कौन हो। तुम इस घर की बहू हो और मैं तुम्हें किसी को छूने नहीं दूंगा। काव्या हिम्मत जुटाकर बोली, मैंने वहां एक आदमी को देखा। उसने मुझे विक्रांत नाम बताया। आदित्य का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके चेहरे की नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा। क्या? उसने दहाड़ा। उसने तुरंत काव्या की बांह पकड़ी, लेकिन इस बार उसका स्पर्श सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें बेचैनी और एक तरह की सुरक्षात्मक भावना भी थी। क्या कहा? उसने तुम्हें छुआ? क्या उसने तुम्हें धमकी दी? आदित्य सवालों की बौछार करने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि मैं तुम्हारी बर्बादी में उसका मोहरा हूं। काव्या रो पड़ी। आदित्य ने काव्या को अपनी ओर खींचा और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर उसने तुम्हें छुआ होता। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि काव्या कांप उठी। आदित्य ने काव्या के चेहरे से अपने हाथ हटाए और तेजी से कमरे में घूमने लगा। विक्रांत जानता है कि तुम मेरी पत्नी हो और अब वो तुम्हें निशाना बनाएगा। ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें मोहरा बनाकर ये शादी की, लेकिन मैं किसी और को तुम्हें छूने नहीं दे सकता। ये सुनकर काव्या को अजीब लगा। वो मोहरा थी, लेकिन आदित्य उसकी रक्षा क्यों कर रहा था? क्या ये सिर्फ उसका अहंकार था या कुछ और? अगले दिन आदित्य ने पूरी सुरक्षा बदल दी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद और पूर्व फौजी सिक्योरिटी हेड करण को काव्या की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। दोपहर में आदित्य अपने दफ्तर में काम कर रहा था। वो अब घर के ऑफिस से ही काम करता था। काव्या गार्डन में थी। अचानक एक तेज आवाज आई। एक पेड़ की डाल टूटकर गिरी। काव्या डरकर चिल्लाई। आदित्य जो तीसरी मंजिल पर था तुरंत आवाज सुनकर भागा। वो सीढ़ियों से नहीं उतरा, बल्कि सीधे बालकनी पर आया, जहां से गार्डन दिखता था। उसने देखा कि काव्या जमीन पर बैठी है और करण उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। आदित्य भागता हुआ नीचे आया। उसने काव्या को उठा लिया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि शुद्ध चिंता थी। ठीक हो तुम? तुम्हें लगी तो नहीं? आदित्य ने काव्या के कंधे को हल्के से दबाते हुए पूछा। काव्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य इस तरह से प्रतिक्रिया देगा। मैं ठीक हूं सर, बस डर गई थी। आदित्य ने उसे अपने पास से दूर नहीं किया। उसने कुछ देर तक उसे अपनी बाहों के घेरे में रखा। ये पहली बार था जब उसने सार्वजनिक रूप से काव्या को छुआ था, और वो भी किसी सुरक्षा या क्रोध के तहत नहीं, बल्कि एक सहज प्रतिक्रिया के रूप में। काव्या ने महसूस किया कि आदित्य की टी शर्ट के नीचे उसका सीना कितनी तेजी से धड़क रहा था। उसकी बाहों की पकड़ मजबूत थी, जैसे वो उसे दुनिया के हर खतरे से बचाना चाहता हो। आदित्य को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने तुरंत काव्या को खुद से दूर किया और अपनी नजरों को क्रूरता से ढंक लिया। यह सिर्फ एक डाल थी, ड्रामा क्वीन, यहां से जाओ, उसने कठोर आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उसकी चोट को तलाश रही थीं। उस शाम आदित्य ने काव्या के कमरे के दरवाजे पर एक नया ताला लगवाया, जिसे केवल वही खोल सकता था। ये ताला कैदी के लिए था या सुरक्षा के लिए, काव्या ये तय नहीं कर पाई। लेकिन उस रात आदित्य अपने कमरे में अकेला नहीं सोया। वो अपने दफ्तर में दरवाजे के पास जमीन पर बैठा रहा, ताकि अगर कोई आहट हो तो वो सबसे पहले जाग जाए। उसकी नफरत की दीवार में एक बड़ी दरार पड़ चुकी थी। पेड़ की डाल गिरने की घटना के बाद आदित्य पूरी तरह बदल गया था। वो अब काव्या को अकेले नहीं छोड़ता था। उसने बहाना बनाया कि वो काव्या को मोहरा के रूप में सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन असल में वो उसकी चिंता करता था। अब आदित्य के काम के दौरान भी काव्या को अक्सर उसके दफ्तर के करीब बने एक छोटे से लाउंज में बैठना पड़ता था। आदित्य काम करता रहता और काव्या चुपचाप किताबें पढ़ती रहती। एक शाम आदित्य बहुत थका हुआ लग रहा था। वो अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा था। काव्या उसे देखती रही। उसकी मासूमियत ने उसे मजबूर किया। वो धीरे से उठी और एक ग्लास पानी लेकर आदित्य की मेज पर रख दिया। सर, पानी पी लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, काव्या ने बेहद धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने अपनी आंखें खोली। उसने काव्या को देखा। उसकी आंखों में कोई लालच या शिकायत नहीं थी, सिर्फ साफ चिंता थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दफ्तर में आने की? माफ करना सर, पर आप इतने परेशान दिख रहे थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, काव्या ने डरते हुए कहा। आदित्य ने पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट में पी गया। उसका हाथ अभी भी ग्लास पर था और उसकी आंखें काव्या पर टिकी थीं। वो उसकी मासूमियत के जाल में फंस रहा था। अचानक आदित्य ने काव्या से एक ऐसा सवाल किया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी बहन पूजा, क्या तुम उससे प्यार करती हो? काव्या चौंक गई। ये पहला मौका था जब आदित्य ने उससे पूजा के बारे में पूछा था।
हाँ सर, वो मेरी बड़ी बहन है, पर मुझे लगता है कि उसने गलत किया। उसने अपनी खुशी के लिए पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया और मुझे इस जगह पर ला दिया। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारी जगह वो आराम से बाहर है? काव्या ने गहरी सांस ली। गुस्सा आता है सर, पर मेरी माँ कहती है कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मुझे लगता है मेरी किस्मत में ही बलिदान लिखा था। आदित्य को उसकी ये बात सुनकर अजीब लगा। बलिदान? वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। वो हर दिन उसकी नफरत सहकर भी यहाँ टिकी हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में हुए इस धोखे को अपनी किस्मत मानकर हार मान चुकी थी। आदित्य ने अपनी आवाज धीमी की, जो पहली बार थोड़ी नर्म लगी। तुम बहुत अलग हो काव्या। पूजा सिर्फ अपनी दुनिया देखती थी। काव्या को महसूस हुआ कि आदित्य पहली बार उसे एक इंसान के तौर पर देख रहा है, न कि सिर्फ एक रिप्लेसमेंट के तौर पर। अगले दिन राठौर ग्रुप को बिजनेस वर्ल्ड के एक बड़े इवेंट में जाना था। आदित्य के लिए जरूरी था कि वो समाज को दिखाए कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य चल रही है, ताकि कोई उसके बिजनेस में कमजोरी न खोज पाए। तैयार हो जाओ काव्या, आदित्य ने रात को उसे बताया। आज तुम्हें मेरी पत्नी का रोल निभाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे बगल में रहना और बिना पूछे कुछ मत बोलना। तैयार होने में काव्या को देर लगी। उसने एक भारी लेकिन बहुत खूबसूरत गहरे नीले रंग का डिजाइनर लहंगा पहना। ये लहंगा बहुत महंगा था, जिसे आदित्य ने ही मंगाया था। जब वो कमरे से बाहर निकली तो आदित्य दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र काव्या पर पड़ी, वो एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। लहंगे में काव्या बेहद हसीन लग रही थी। उसका भोलापन उस भव्य पहनावे के साथ मिलकर एक अनोखा आकर्षण पैदा कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और डर थी। आदित्य ने हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाया था, लेकिन इस बार वो अपनी आंखों को धोखा नहीं दे पाया। उसकी आंखें काव्या की सुंदरता को घूर रही थीं। उसका दिल, जिसे वो मरा हुआ समझता था, तेज धड़कने लगा। कितनी मासूम है, उसने सोचा। पूजा तो सिर्फ इस तरह के कपड़े पहनकर दिखावा करती थी, लेकिन इस पर तो सादगी और खूबसूरती का मेल है। ठीक लग रही हो, आदित्य ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू में करते हुए कहा। इवेंट में आदित्य और काव्या को स्टेज पर जाकर लोगों से मिलना था। आदित्य ने काव्या का हाथ पकड़ा। ये एक आधिकारिक स्पर्श था, लेकिन काव्या को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। आदित्य का हाथ मजबूत और गर्म था, जबकि काव्या का हाथ पसीने से भीगा हुआ था। आदित्य ने काव्या के कान के पास झुककर फुसफुसाया, शांत रहो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काव्या को लगा कि आदित्य की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही हैं। उसकी आवाज की गर्माहट ने उसके डर को कम कर दिया और उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। जब वो लोगों से मिल रहे थे तो एक रिपोर्टर ने सवाल किया, सर, आपकी नई शादीशुदा जिंदगी कैसी है? आपकी पत्नी तो बहुत प्यारी है। आदित्य ने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। ये झूठी तारीफ थी, लेकिन काव्या का दिल उस पल धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि आदित्य का स्पर्श उसके लिए सुरक्षा कवच बन रहा है। इवेंट खत्म होने के बाद वो वापस घर आ रहे थे। कार में पूरी तरह चुप्पी थी। अचानक कार का ड्राइवर कोहरे के कारण ब्रेक लगाता है। काव्या आगे की ओर झुकी और उसका सिर लगभग डैशबोर्ड से टकराने वाला था, लेकिन आदित्य ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और काव्या के माथे को थाम लिया। उसका हाथ काव्या के माथे पर उसके बालों को छू रहा था। आदित्य ने तुरंत हाथ नहीं हटाया। वो बस काव्या को देखता रहा, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इस बार स्पर्श अचानक हुआ था, लेकिन दोनों ने उसे महसूस किया। ध्यान रखो, आदित्य ने धीरे से कहा। काव्या ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखें मिली। उस पल काव्या को प्यार की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उसे लगा कि वो क्रूरता का मुखौटा हट रहा है। घर पहुंचकर काव्या अपने कमरे में चली गई। उसने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि गुलाबी शर्म थी। वो जानती थी कि आदित्य की नफरत की दीवारें टूट रही थीं। आदित्य भी अपने दफ्तर में बैठा था। उसने अपने हाथ को छुआ, जहां अभी भी काव्या के मुलायम बाल और चेहरे का एहसास था। नहीं नहीं आदित्य, तुम सिर्फ बदला लेने के लिए बने हो। इस मासूमियत के जाल में मत फंसना। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि अब काव्या सिर्फ मोहरा नहीं रह गई थी,
वो उसके दिल की कमजोरी बनने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से राठौड़ मेंशन का माहौल थोड़ा बदल गया था। आदित्य और काव्या के बीच की चुप्पी अब नफरत वाली नहीं, बल्कि अनकही भावनाओं वाली थी। वे दोनों एक दूसरे को छूने से कतराते थे, लेकिन एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाते थे। काव्या अब आदित्य के लिए छोटे छोटे काम करने लगी थी, जैसे उसके दफ्तर में उसकी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी रखना या मीटिंग से लौटने पर पानी देना। आदित्य ये सब नज़रअंदाज करने की कोशिश करता था, लेकिन वो इन छोटी बातों पर ध्यान देता था। एक दोपहर आदित्य ने काव्या को अपने दफ्तर में बुलाया। तुम यहाँ क्यों हो? मेरा काम खत्म हो गया है, आदित्य ने रूखेपन का नाटक करते हुए कहा। सर, मैं आपका रुमाल वापस करने आई थी जो कल कार में छूट गया था, काव्या ने कहा। जब काव्या ने रुमाल आगे बढ़ाया तो आदित्य ने जानबूझकर काव्या की उंगलियों को छू लिया। ये स्पर्श क्षणिक था, लेकिन दोनों के लिए काफी था। काव्या ने महसूस किया कि आदित्य का स्पर्श अब उसे बिजली का झटका नहीं, बल्कि सुरक्षा का एहसास देता है। अब तुम जा सकती हो, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी काव्या को निहार रही थीं। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि अब वो काव्या से नफरत नहीं करता, बल्कि उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। रात के खाने पर कल्याण सिंह ने घोषणा की कि वे अगले हफ्ते एक बड़ा पारिवारिक पूजा समारोह रख रहे हैं। ये राठौड़ परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आदित्य, तुम्हें और काव्या को इस पूजा में पति पत्नी के रूप में बैठना होगा। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। उसने काव्या की ओर देखा। वो शर्मा गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की एक हल्की रेखा थी। ये शादी जबरदस्ती की थी, पर यह पूजा उन्हें परिवार का हिस्सा बनाती थी। तभी दरवाजे पर अचानक बहुत शोर हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स में दरवाज़ा खोला और वहां एक महिला खड़ी थी, बेहद थकी हुई, बिखरे बालों वाली और रोती हुई। मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं हूँ पूजा शर्मा। पूरा डाइनिंग हॉल सन रह गया। काव्या चौंक कर खड़ी हो गई। आदित्य का चेहरा तुरंत पत्थर जैसा कठोर हो गया। पूजा लड़खड़ाते हुए अंदर आई और सीधे कल्याण सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे किसी ने मजबूर किया था। मैं विक्रांत के जाल में फंस गई थी। वो एक बुरा आदमी है। मैं भागना नहीं चाहती थी, पर उसने मुझे डराया, पूजा रोते हुए बोली। काव्या अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे लगा कि ये झूठ का एक बड़ा नाटक है। वो जानती थी कि पूजा हमेशा से ही लालची थी। आदित्य की आंखें पूजा के आंसुओं और काव्या के शांत चिंतित चेहरे के बीच घूम रही थी। विक्रांत, तुम्हें पता था कि वो कौन है? हाँ सर, मुझे बाद में पता चला। वो आपसे नफरत करता है। उसने मुझसे शादी करके आपको धोखा देने को कहा था, लेकिन मैं वापस आ गई। मैं सिर्फ आपके पास रहना चाहती हूँ आदित्य। पूजा ने रोते हुए आदित्य का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आदित्य ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। और तुम काव्या? उसने अचानक पलटकर काव्या से पूछा। क्या तुम जानती थी कि तुम्हारी बहन विक्रांत के साथ थी? काव्या को आदित्य के कठोर सवाल से गहरा सदमा लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य उस पर संदेह करेगा। नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ वो चिट्ठी मिली थी, काव्या ने रोते हुए कहा। पूजा ने तुरंत बीच में टोका। हाँ आदित्य, वो कुछ नहीं जानती। वो तो बहुत मासूम है। ये सब मेरी गलती है। अब जबकि मैं वापस आ गई हूँ, तो आप काव्या को घर भेज सकते हैं। मैं आपकी असली पत्नी हूँ। पूजा की बात सुनकर आदित्य के दिल में संदेह का बीज पड़ गया। उसे लगा कि शायद काव्या भी इस पूरे नाटक का हिस्सा थी। हो सकता है कि काव्या और उसका परिवार शुरू से ही पूजा के बदले उसे यहाँ भेजने की योजना बना रहे थे, ताकि वे राठौड़ के पैसे का फायदा उठा सके। काव्या, क्या तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओगी? आदित्य ने अपनी आवाज़ को बर्फ जैसा ठंडा कर लिया। काव्या को यह सुनकर बहुत दर्द हुआ। उसे लगा कि उसका सारा प्यार और देखभाल आदित्य की एक क्रूर जांच के सामने हार गया है। आदित्य ने एक पल में उसे पराया बना दिया था। जी सर, काव्या ने धीरे से कहा और बिना किसी से नज़र मिलाए अपने कमरे में चली गई। उसके दिल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा दुख था। पूजा ने यह देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। आदित्य ने पूजा से कहा, तुम अभी गेस्ट रूम में जाओगी, मैं कल सुबह बात करूंगा। रात को आदित्य अपने दफ्तर में शराब पी रहा था। उसके दिमाग में काव्या का मासूम चेहरा और पूजा का रोना घूम रहा था। क्या काव्या ने मुझे धोखा दिया? क्या वो इतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है? उसे काव्या का स्पर्श, उसकी देखभाल, उसकी भोली आंखें याद आईं। नहीं, वो झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन पूजा की बातें और विक्रांत का नाम आदित्य के बदले की आग को फिर से भड़का रहे थे। काव्या अपने कमरे में रो रही थी। उसने सोचा था कि आदित्य के दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह बन गई है, लेकिन पूजा की वापसी ने सब कुछ तोड़ दिया था। अगले दिन सुबह काव्या नाश्ते की मेज़ पर नहीं आई। वो बीमार थी,
लेकिन असल में वो आदित्य का सामना नहीं करना चाहती थी। आदित्य ने पूजा के साथ नाश्ता किया। पूजा ने उसे मीठी मीठी बातें करके बहलाने की कोशिश की। पूजा ने कहा, आदित्य, काव्या इतनी भोली है कि उसे पता ही नहीं कि शादी क्या होती है। हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगेंगे। आप उसे उसका हक देकर घर भेज दीजिए। तभी आदित्य का ध्यान कोने में रखी एक कॉफ़ी मग पर गया। ये वही मग था जिसे काव्या हर सुबह उसके लिए रखती थी और उस पर एक छोटा सा कार्टून बना था जो काव्या ने ही बनाया था। आदित्य ने मग को उठाया और उसे एहसास हुआ कि पूजा की बातें सच हो सकती हैं, लेकिन काव्या की देखभाल सच्ची थी। वो गुस्से में उठा और काव्या के कमरे में गया। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसने गुस्से से पूछा। काव्या ने आंसू पोंछे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर। तबीयत ठीक नहीं है या तुम अपनी बहन के डर से भाग रही हो? आदित्य ने जानबूझकर उसे अपमानित किया। काव्या की आंखें गुस्से से भर गईं। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते सर। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपकी जगह पर नहीं आना चाहती थी, और अगर आपको लगता है कि मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे जाने दीजिए। मैं अब इस घर में कैदी बनकर नहीं रह सकती। आदित्य का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि काव्या इतनी हिम्मत से बोलेगी। आदित्य को लगा कि वो हार रहा है। उसने काव्या की ओर देखा और एक ठंडा फैसला सुनाया। तुम कहीं नहीं जा रही हो मिसेस शर्मा। तुम मेरी पत्नी हो, और जब तक मैं विक्रांत और तुम्हारे परिवार का हिसाब पूरा नहीं कर लेता तुम इस घर में ही रहोगी। काव्या का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसके लिए इस महल में कोई जगह नहीं है सिवाय एक कैदी के। पूजा के आने के बाद काव्या के लिए राठौड़ मैंशन एक असहनीय जगह बन गई थी। आदित्य ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया था और पूजा हर मौके पर काव्या को नीचा दिखाती थी। पूजा ने खुद को आदित्य की असली दुल्हन साबित करने की हर कोशिश की और आदित्य का संदेह हर दिन बढ़ता गया। एक शाम आदित्य दफ्तर से लौटा। पूजा तुरंत उसके पास गई और ड्रामा करते हुए कहा, आदित्य, मुझे माफ़ करना, मैंने आज एक ज़रूरी फ़ाइल काव्या के कमरे में देखी। मुझे लगता है वो आपके बिजनेस में झांक रही थी। आदित्य ने काव्या की ओर देखा, जो वहाँ खड़ी थी। काव्या की आंखों में दुख था, क्योंकि वो जानती थी कि पूजा झूठ बोल रही है। आदित्य ने कठोर आवाज में कहा, काव्या, मेरे कमरे में आओ। कमरे में आकर आदित्य ने बिना कोई सवाल किए सीधा कहा, तुम्हारी बहन वापस आ गई है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों क्या खेल खेल रही हो, लेकिन ये साफ है कि तुम इस घर में सिर्फ एक लालची मोहरा हो। काव्या की आंखें भर आईं। बस, अब बहुत हो गया सर, उसने हिम्मत करके कहा। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। आपने मुझे अपनी नफरत का निशाना बनाया। मैंने कभी लालच नहीं किया। मैंने सिर्फ आपकी देखभाल की और आपने बदले में मुझे ये दर्द दिया। आप उस महिला पर भरोसा कर रहे हैं जो आपको छोड़कर भागी थी, और उस पर नहीं जिसने आपके अपमान को ढकने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आदित्य चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक टीस उठी। काव्या ने आगे कहा, मैं जा रही हूँ। मुझे अब आपका ये सोने का पिंजरा नहीं चाहिए। आदित्य ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैंने कहा था, तुम मेरे हिसाब के बिना नहीं जा सकती। आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन मेरे मन को नहीं। मैं यहाँ रहूंगी भी तो आपका दिल मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा, और बिना भरोसे के मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। आदित्य को लगा जैसे उसके सीने में कुछ टूट गया हो। उसने अपनी नफरत को मजबूत रखने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। उसी रात काव्या ने अपना सारा सामान समेटा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ सादे कपड़े और उसकी माँ यशोदा द्वारा दी गई एक पुरानी डायरी। जाने से पहले उसने आदित्य के लिए एक पत्र लिखा। आदित्य सर, मुझे माफ़ करना, मैं आपको बिना बताए जा रही हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, बल्कि एक अनचाहा बोझ हूँ। आज मैं ये बोझ हटा रही हूँ। पूजा के आने से मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा सिर्फ एक रिप्लेसमेंट रहूंगी। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकती जहां मेरा पति मुझ पर भरोसा ना करे। हाँ, मुझे डर लगता था, पर जब आप मेरे करीब आते थे तो मुझे सुरक्षा महसूस होती थी। मैंने सच में आपके दुख और आपके अकेलेपन को समझा था। मैंने आपके लिए जो भी किया वो सच्चे दिल से किया था। मैंने आपका कोई पैसा नहीं लिया। मेरे जाने के बाद आप अपनी असली दुल्हन के साथ रहें। मुझे ना ढूंढना। मुझे अपनी आज़ादी और सम्मान चाहिए, जो आपके महल में कभी नहीं मिल सकता। खुश रहें। आपकी काव्या शर्मा, यानी आपकी अनचाही दुल्हन। उसने पत्र आदित्य के तकिए के पास रखा। वो चुपके से घर से बाहर निकल गई। उसके पास केवल कुछ 1000 रुपए थे जो उसने अपने बचपन में बचाए थे।
उसकी आंखें उसकी माँ को ढूंढ रही थीं, पर उसकी माँ उस वक्त काम के सिलसिले में घर से बाहर थी। काव्या ने चुपचाप गेट पार किया और अंधेरी रात की ओर चल पड़ी। सुबह हुई। आदित्य नाश्ते की मेज पर आया। पूजा उसके लिए मीठी कॉफ़ी लेकर आई, लेकिन आदित्य को लगा कि कॉफ़ी का स्वाद कड़वा है। काव्या कहाँ है? आदित्य ने सुलेखा से पूछा। पता नहीं सर, उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। आदित्य को गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो ज़रूर रूठ कर अपनी माँ के पास गई होगी। वो गुस्से में उसके कमरे में गया। कमरा खाली था। उसका सारा सामान गायब था। आदित्य की नज़र तकिए पर रखे पत्र पर पड़ी। उसने गुस्से में पत्र उठाया और जल्दी से पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने काव्या के शब्द पढ़े, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जब उसने अनचाहा बोझ पढ़ा तो उसे रात की अपनी बातें याद आईं। जब उसने पढ़ा कि उसने पैसे नहीं लिए तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि काव्या ने उसे ठुकराया नहीं, बल्कि उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो अब उस अपमान को नहीं झेल सकती थी। ये क्या कर दिया मैंने? आदित्य फुसफुसाया। उसे काव्या की मासूम आंखें, उसका अनजाना स्पर्श और बाजार में उसकी रक्षा करने की अपनी इच्छा याद आई। उसने अपनी नफरत को इतना ज्यादा मजबूत रखा कि वो उस सच्चे प्यार को नहीं देख सका जो उसके करीब था। आदित्य ने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड करण को बुलाया। काव्या को ढूंढो, अभी, हर जगह। आदित्य की आवाज में डर और बेचैनी थी। पूजा कमरे में आई। आदित्य, वो एक ड्रामा क्वीन है, उसे जानने दो, अब हम दोनों एक साथ। चुप रहो। आदित्य दहाड़ा। उसका गुस्सा अब पूजा पर था। तुम्हारी वजह से, अगर तुम नहीं भागी होती तो ये सब नहीं होता। तुम और तुम्हारा सारा परिवार झूठा है। आदित्य ने करण को आदेश दिया कि वो तुरंत शर्मा विला जाकर महेश मल्होत्रा और मीनाक्षी मल्होत्रा को यहाँ लाए। उसी रात आदित्य ने खुद को दफ्तर में बंद कर लिया। वो जमीन पर बैठा था, काव्या के लिखे हुए पत्र को मुट्ठी में भींचे। वो शराब नहीं पी रहा था, वो दर्द में था, उस दर्द में जो दिल के टूट जाने पर होता है। काव्या, वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा और इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। आदित्य की आंखें नम थीं। वो आदमी जो कभी नहीं रोता था, आज अपने प्यार को खोने के डर से टूट रहा था। आदित्य को एहसास हुआ कि वो बदला लेने के खेल में अपना दिल हार चुका था। काव्या अब उसका मोहरा नहीं थी, वो उसकी जिंदगी थी। काव्या रात भर चलती रही और सुबह तक शहर के दूसरे कोने में पहुंच गई। वो भीड़-भाड़ वाली एक पुरानी बस्ती में पहुंची जहां राठौड़ की पहुंच मुश्किल थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने एक छोटे सस्ते हॉस्टल में रहने की जगह ली और तुरंत नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने तय किया कि वो अब अपनी माँ को भी राठौड़ के डर से आज़ाद करेगी। उसने एक छोटे से कपड़े की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। ये जिंदगी आलीशान नहीं थी, पर ईमानदार थी। उसे पहली बार लगा कि वो आज़ाद है। वो हर सुबह उठती, काम पर जाती और शाम को अपने हॉस्टल लौट आती। वो आदित्य को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी यादें एक मीठे दर्द की तरह उसके साथ थी। खासकर वो क्षण जब आदित्य ने उसे बचाने के लिए अपनी बाह में लिया था। राठौड़ मैंशन में आदित्य पागल हो रहा था। करण और उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम शहर का कोना कोना छान रही थी, लेकिन काव्या कहीं नहीं मिली। आदित्य ने महेश और मीनाक्षी मल्होत्रा को अपने दफ्तर में बंद कर दिया था। तुमने मेरी काव्या को कहाँ छिपाया है? आदित्य दहाड़ा। हमें सच में नहीं पता रावत साहब, हमें लगा वो बस रूठ कर कहीं चली गई होगी। महेश जी डर से कांप रहे थे। आदित्य को एहसास हुआ कि वे सच कह रहे हैं। काव्या सच में अपनी मर्जी से गई थी। आदित्य का दिल नफरत और पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसने बदला लेना छोड़ दिया था। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद काव्या को वापस लाना था। मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा और उसे बताऊंगा कि वो मेरे लिए कितनी जरूरी है। आदित्य ने अपने दोस्त दीक्षांत आर्य से कहा। दीक्षांत, तुम एक क्रूर आदमी हो। तुम अब प्यार की भाषा सीख रहे हो, पर पहले खुद को माफ करो। विक्रांत, जो अब भी आदित्य के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा था, राठौर मैंशन पर लगातार नजर रखे हुए था। उसे जल्द ही पता चल गया कि मिसेस राठौड़ गायब हैं। उसने सोचा, आदित्य की कमजोरी काव्या भाग गई है। अब मैं आसानी से उसे ढूंढ सकता हूं और उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। विक्रांत ने अपने जासूसों को काव्या को ढूंढने के लिए लगाया। कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि काव्या शहर के एक व्यस्त बाजार में एक साधारण दुकान पर काम कर रही है। विक्रांत एक साधारण ग्राहक बनकर
उस दुकान पर गया जहां काव्या काम करती थी। अरे, तुम यहाँ हो मिसेस राठौर? तुम्हारी किस्मत तो देखो, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या ने उसे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आदित्य को बर्बाद करने में मेरी मदद कर सकती हो। आदित्य एक राक्षस है, वो सिर्फ बदला लेता है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसने तुम्हारी बहन पूजा से शादी क्यों की थी? सिर्फ मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। विक्रांत ने काव्या के मन में जहर घोलना चाहा। काव्या ने हिम्मत दिखाई। झूठ मत बोलो, आदित्य कैसा भी हो, उसने मुझे कभी किसी के सामने अपमानित नहीं किया। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी, यहां से चले जाओ। विक्रांत हंसने लगा। तुम भोली हो काव्या, बहुत भोली, पर तुम कहाँ तक भागोगी? तुम अब मेरी गिरफ्त में हो। विक्रांत के जाने के बाद काव्या बहुत डर गई। वो जानती थी कि उसे ये जगह छोड़नी होगी। ठीक उसी शाम आदित्य का जासूस करण काव्या को ढूंढ निकाला। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया। आदित्य तुरंत उस दुकान पर पहुंचा। उसकी आंखें केवल काव्या को ढूंढ रही थी। उसने काव्या को एक साधारण साड़ी पहने ग्राहकों के साथ काम करते हुए देखा। वो थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मसम्मान की नई चमक थी। काव्या, उसने लगभग चिल्लाकर उसका नाम पुकारा। काव्या ने आवाज सुनी और देखा कि सामने आदित्य खड़ा है। वो पहले जैसा क्रूर नहीं लग रहा था, वो थका हुआ, बेचैन और चिंतित लग रहा था। काव्या की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वो भागना चाहती थी पर भाग नहीं पाई। आदित्य उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो काव्या, मैं एक राक्षस हूं। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। प्लीज घर वापस चलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काव्या का दिल टूट गया। वो उसे माफ करना चाहती थी, पर उसे पिछला अपमान याद आया। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझ पर एहसान जताने? नहीं, प्यार जताने। मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं काव्या। तुम मेरी नहीं पर मैं उसका एहसान स्वीकार नहीं करूंगी। तुम मेरी जरूरत हो, मेरी शांति हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी असली पत्नी। तभी पास की एक चार का दरवाजा खुला। विक्रांत बाहर निकला। प्यार? वाह आदित्य, क्या ड्रामा है। तुम प्यार के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए यहाँ हो। काव्या, तुम्हें ये अपने पास रखना चाहता है ताकि तुम मेरी पहुंच से दूर रहो। विक्रांत ने तेजी से काव्या की बांह पकड़ ली। चलो काव्या, तुम्हें कहाँ रहना है ये तुम खुद नहीं बल्कि मैं तय करूंगा। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन इस बार वो आग नफरत की नहीं, रक्षा की थी। काव्या को छोड़ दो विक्रांत, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदित्य दहाड़ा। जैसे ही विक्रांत ने काव्या की बांह पकड़ी, आदित्य ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर विक्रांत को धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? आदित्य की आवाज गूंज उठी। विक्रांत हंसने लगा। पत्नी, ये तो सिर्फ तुम्हारा मोहरा है, जो अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तुम्हारी पत्नी को बर्बाद करूंगा। विक्रांत ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया जो पास की वैन में छिपे थे। वे तुरंत बाहर निकले और आदित्य पर हमला कर दिया। आदित्य एक बेहतरीन लड़ाका था, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। जब आदित्य लड़ाई में व्यस्त था, विक्रांत ने काव्या के मुंह पर एक कपड़ा रखा जिसमें क्लोरोफॉर्म था। काव्या बेहोश हो गई। इसे ले चलो। आदित्य को बता दो कि अगर वो अपनी पत्नी को वापस चाहता है तो उसे अपनी सारी दौलत मेरे नाम करनी होगी। विक्रांत चिल्लाया और काव्या को वैन में खींच लिया। आदित्य, जो लड़कर उठ खड़ा हुआ था, उसने अपनी सबसे प्यारी चीज को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था, लेकिन भयंकर डर भी था। आदित्य वापस राठौड़ मैंशन पहुंचा। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, पर उसके दिल का दर्द ज्यादा था। उसने तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम और पुलिस को इकट्ठा किया। करण, सिक्योरिटी हेड ने कहा, सर विक्रांत बहुत चालाक है, वो जगह बदलता रहेगा। मुझे परवाह नहीं है, मेरी काव्या खतरे में है। मुझे विक्रांत की हर चाल पता होनी चाहिए। उसे पता है कि काव्या मेरी कमजोरी है, पर वो नहीं जानता कि वो मेरी ताकत भी है। आदित्य दहाड़ा। तभी आदित्य के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। ये विक्रांत था। हेलो आदित्य, तुम्हारी प्यारी पत्नी काव्या मेरे पास है। वो बहुत भोली और सुंदर है। उसे कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे। कल सुबह तक अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें एक एक करके उसकी उंगली भेजता रहूंगा। विक्रांत ने क्रूरता से कहा।
वीडियो में काव्या बेहोश पड़ी थी। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है विक्रांत, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम कहाँ हो। तुम मुझे डरा नहीं सकते। आदित्य ने चालाकी से बात को मोड़ा। उसे पता था कि संपत्ति से ज्यादा जरूरी काव्या की जान है। उसी रात आदित्य ने पूजा को अपने दफ्तर में बुलाया। पूजा, मुझे सब पता है, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। पूजा डर गई। क्या क्या पता है आदित्य? विक्रांत ने मेरी बहन अनन्या को प्यार के झांसे में फंसाकर मारा था। तुम उससे नहीं भागी थी, बल्कि तुम और विक्रांत मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहते थे। तुम मेरी जासूस बनकर यहाँ वापस आई हो। पूजा टूट गई और रोने लगी। हाँ, विक्रांत मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी दौलत को लेने की योजना बनाई थी। तुम्हारी बहन के जरिए तुम्हारी दौलत पर कब्जा करना चाहते थे, मगर वो बहुत चालाक थी। उसे सब पता चल गया था। मजबूरी में हमें उसे मारना पड़ा। मैंने तुम्हें धोखा दिया ताकि तुम अपनी सारी दौलत विक्रांत को दे दो। और काव्या? आदित्य ने गुस्से से पूछा। काव्या को क्यों फंसाया? क्योंकि वो भोली थी। हमें पता था कि तुम उसे अपनी ढाल बनाओगे, और जब वो बीच में आएगी तो तुम भावुक होकर कमजोर पड़ जाओगे। हमें पता था कि तुम उससे प्यार करने लगोगे। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य को अब सब कुछ साफ हो गया। काव्या हमेशा मासूम थी। उसने ही अपने संदेह से उसे अपमानित किया था। आदित्य ने पूजा को पुलिस के हवाले कर दिया और सीधे विक्रांत के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। काव्या की आंख खुली। वो एक अंधेरे पुराने गोदाम में बंधी हुई थी। सामने विक्रांत खड़ा था। जाग गई मेरी प्यारी मिसेस राठौड़। तुम जानती हो, तुम्हारा पति आने वाला है। वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी सारी दौलत दे देगा। तुम बहुत कीमती हो, विक्रांत ने हंसते हुए कहा। काव्या को गुस्सा आया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। तुम गलत हो विक्रांत, पर वो तुमसे ज्यादा ईमानदार है, और मैं अब उसकी कमजोरी नहीं हूं, मैं उसकी ताकत हूं। तभी गोदाम का दरवाजा टूट गया। आदित्य अंदर आया। उसके हाथ में केवल एक बंदूक थी और उसकी आंखें गुस्से और प्यार से भरी हुई थी। विक्रांत, काव्या को छोड़ दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ आदित्य, अपनी दौलत के बिना तुम कुछ नहीं हो, तुम हार चुके हो, विक्रांत चिल्लाया। आदित्य और विक्रांत के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आदित्य ने बदला लेने की अपनी पुरानी क्रूरता और काव्या को बचाने के प्यार दोनों का इस्तेमाल किया। विक्रांत ने मौका देखकर आदित्य पर हमला करने की कोशिश की। काव्या, जो अब तक रस्सियों से बंधी हुई थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को आजाद कर लिया। आदित्य, पीछे हटो, काव्या चिल्लाई। उसने पास पड़ा एक भारी डंडा उठाया और पूरी ताकत से विक्रांत के सिर पर मारा। विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य चौंक गया। उसकी मासूम पत्नी ने उसे बचा लिया था। आदित्य तुरंत काव्या के पास भागा। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य, तुम ठीक हो? तुमने मुझे बचा लिया। आदित्य की आवाज में प्यार था। हाँ आदित्य, अब मैं भागूंगी नहीं, मैं आपके साथ हूं। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। काव्या ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। आदित्य ने उसके माथे पर प्यार से चूमा। ये पहला सच्चा और निस्वार्थ स्पर्श था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और विक्रांत को पकड़ लिया गया। अब आदित्य का बदला पूरा हो गया था, लेकिन उसे पता था कि उसकी असली जीत काव्या का प्यार थी। विक्रांत और पूजा दोनों अब जेल में थे। उनके सारे षड्यंत्र खत्म हो चुके थे। राठौर मैंशन में 3 दिनों तक शांति छाई रही, लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं बल्कि सुकून का था। काव्या वापस आ चुकी थी, लेकिन वो अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। अब उसके अंदर आत्मविश्वास और आदित्य के प्यार की ताकत थी। आदित्य ने काव्या के शर्मा परिवार, महेश और मीनाक्षी मल्होत्रा को भी आज़ाद कर दिया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि वे काव्या या उसकी माँ यशोदा के पास कभी ना आए। एक शाम आदित्य और काव्या गार्डन में अकेले बैठे थे। सूरज डूब रहा था और हल्की हवा चल रही थी। काव्या, आदित्य ने धीरे से उसका नाम पुकारा। काव्या ने उसकी ओर देखा। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें इतना अपमानित किया, तुम्हें मोहरा कहा, तुम पर भरोसा नहीं किया, जबकि तुम ही एकमात्र सच्ची इंसान थी। आदित्य की आवाज में गहरा पछतावा था। काव्या ने अपना हाथ आदित्य के हाथ पर रखा। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ आदित्य। आपके दिल में इतना दर्द था कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाए। आपने अपनी बहन के लिए जो किया वो आपको बुरा नहीं बल्कि प्रेम करने वाला बनाता है। आदित्य ने काव्या का हाथ थाम लिया। उसने उसे अपनी ओर खींचा और पहली बार उसने अपने क्रूर कवच को पूरी तरह उतार दिया। जब तुम चली गईं तो मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक गई हैं।
मैंने बदला लेना छोड़ दिया था काव्या। मुझे समझ आया कि तुम मेरे लिए मेरी दौलत, मेरी पावर, मेरे बदले से ज़्यादा ज़रूरी हो। तुम मेरी रूह हो। आदित्य ने काव्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ काव्या शर्मा। मैं तुम्हें हर पल प्यार करूँगा, तुम्हें सुरक्षा दूंगा और कभी भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? इस बार मजबूरी या धोखे से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार से। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। हाँ आदित्य, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। आदित्य ने धीरे से उसके होठों पर झुका और उसे प्यार से चूमा। ये उनका पहला सच्चा चुंबन था, जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा था और सारे दर्द को दूर कर रहा था। काव्या को लगा कि वो अब पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ हफ्ते बाद राठौर मैंशन में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन इस बार ये भव्यता दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्यार के जश्न के लिए थी। आदित्य और काव्या ने पूरे रीति रिवाजों के साथ फिर से शादी की। इस बार काव्या ने अपना घूंघट नहीं हटाया, बल्कि गर्व से अपना चेहरा आदित्य के सामने रखा। कल्याण सिंह राठौड़ यानी दादाजी और रजनी राठौड़ यानी माँ दोनों बहुत खुश थे। कल्याण सिंह ने काव्या को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने इस घर को और आदित्य के दिल को रोशनी दी है बेटा। काव्या ने अपनी माँ यशोदा को भी अपने साथ रखा। यशोदा अब इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि बहू की माँ थी। 1 साल बाद आदित्य अब भी बिजनेस की दुनिया में डेविल के नाम से जाने जाते थे, सख्त, तेज और चालाक। लेकिन जब वो घर लौटते तो वो केवल काव्या के पति होते। एक शाम आदित्य अपने दफ्तर से थका हुआ घर आया। उसने देखा कि काव्या गार्डन में बैठी है और अपने पेट पर हाथ फेर रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी पत्नी? आदित्य ने प्यार से पूछा। काव्या मुस्कुराई। बस हमारे आने वाले बच्चे से बात कर रही हूँ, ये भी आपकी तरह गुस्सैल ना हो जाए। आदित्य हंसने लगा। उसने काव्या को गले लगाया और धीरे से उसके पेट पर प्यार किया। ये बच्चा गुस्सैल वाला नहीं होगा, क्योंकि इसे अपनी माँ की मासूमियत और सादगी मिलेगी। आदित्य ने काव्या को अपनी बाहों में उठाया। उसने काव्या की आंखों में देखा। उन आंखों में अब ना तो डर था और ना ही संदेह, बल्कि अटूट प्यार और भरोसा था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न रहा हो, काव्या ने उसे काला दिल होने के बावजूद भी बेचैन रूह को हमेशा के लिए शांत कर दिया था।